सबसे ज्यादा जो मुझे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि बीएमएस के फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। तो आज के इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि बीएमएस के फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। तो एक एक करके पूरे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और बाद में उनकी डिफिकल्टी लेवल की भी बात करेंगे और मैं किस बेसिस पे उनकी डिफिकल्टी लेवल बता रहा हूँ और ये भी तुम्हें आगे चल के इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को इन तक पूरा देखते रहना और वीडियो के एंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और मैं जितनी भी बातें बताऊंगा वो एकदम फ्रेशर के तौर पे बताऊंगा, जिसको बीएमएस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो जीरो से स्टार्ट करने वाला। तो उसके बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हारी डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाली है हर सब्जेक्ट के अंदर। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तारीख तीब सब्जेक्ट के बारे में। अब देखो, एज ए फ्रेशर के तौर पे अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि अगर तुम फ्रेशर आए हो बीएमएस के अंदर और अगर तारीख तीब सब्जेक्ट पढ़ते हो तो तुम्हारे अंदर सबसे कम डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट तुम्हारे लिए यही हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं ये भी तुम्हें आगे बता देता हूँ। सबसे पहले तारीख तीब में होता ये कि तुम्हें बेसिकली हिस्ट्री पढ़ना होता है बीएमएस के अंदर की, जो पुराना हिस्ट्री चलते आ रही है, किस तरह से जो यूनानी के ओरिजिन किस तरह से हुआ, जो मेडिसिन का जो फॉर्मेशन है कब से स्टार्ट हुआ और कौन कौन से हाइपोथेसिस पुराने चलते आ रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें पढ़ना होता है। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो बुक होती है वो तुम्हें इंग्लिश और उर्दू दोनों में मिल जाती है, जिसकी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लैंग्वेज का जो बैरियर आएगा वो तो तुम्हारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि तुम्हें लैंग्वेज का बैरियर ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें उर्दू में ही पढ़ना पड़ेगा या फिर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तुम इंग्लिश या उर्दू दोनों में पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हारा लैंग्वेज का बैरियर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करो तो इसमें बेसिकली तुम्हें सबसे पहले एरास के बारे में पढ़ना होगा कि कौन से एरा में क्या चीज़ हो रही थी। उसके बाद फिर तुम्हें उस एरा के अंदर कौन से फिजिशियंस आए थे उनके बारे में पढ़ना होगा, उनका नाम याद करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उस फिजिशियन की सबसे फेमस बुक कौन सी थी उस बुक के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और साथ में फिर उस बुक के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी उस बात को याद रखना पड़ेगा। तो अगर तुम क्रोनोलॉजी के ऑर्डर से पढ़ते आओगे, यानी सबसे पहले कौन आया था, कौन सा एरा आया था, उस एरा के अंदर कौन सा फिजिशियन आया था, उस फिजिशियन ने कौन सी बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर की कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर तुम इसको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में याद करते जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। और यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं है, तो तुम अपने हिसाब से जो लैंग्वेज तुम्हें चूज़ करना है उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, चाहे वो उर्दू का लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश का लैंग्वेज हो। तो अगर मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कम इसी की डिफिकल्टी लेवल है, यानी कि अगर 10 में से रेटिंग करना होगा तो मैं इसको 6.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसकी डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा कम मानी जाती है हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर। और अब बात कर लेते हैं हम लोग उर्दू एंड अरबी सब्जेक्ट के बारे में। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ उर्दू एंड अरबी, तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए होगा जो फर्स्ट टाइम बीएमएस के अंदर आ रहे और उनको उर्दू और अरबी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो बेसिक सी बात है, ये हर एक इंसान के लिए जो डिफिकल्टी लेवल है वो वैरी करने वाली है, क्योंकि जिसको अरबी उर्दू आता है उसके लिए तो बहुत ही कम डिफिकल्ट लगेगा और जिसके लिए अरबी उर्दू बिल्कुल भी नहीं आता तो उसको तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही सब्जेक्ट लगने वाला है। तो इसका अगर मैं नॉर्मली अगर तुम्हें रेटिंग बताऊंगा वो आगे मैं बता दूंगा, लेकिन इसको मैं किस बेसिस पे रेटिंग देने वाला उससे पहले मैं तुम्हें ये चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि जो तो अगर अरबी और उर्दू पढ़ने के लिए आगे तो सबसे पहले तुम्हें लैंग्वेज का बैरियर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अगर तुम्हें लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आ रही उर्दू की तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। अरबी भी नहीं आ रही तो थोड़ा बहुत कम से कम लिखना और पढ़ने के लिए तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, कम से कम फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है अगर तुम एकदम फ्रेशर हो और तुम्हें इन सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और साथ में इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आती है, जो उर्दू के टर्मिनोलॉजीज या फिर अरबी के जो टर्म्स होते हैं वो थोड़े से टर्म्स तुम्हें मुश्किल लग सकते हैं। तो पहला जो उसमें जो डिफिकल्टी हो गया वो तुम्हारा बैरियर होगा लैंग्वेज बैरियर का, और जो दूसरा डिफिकल्टी हो गया थोड़े से टर्म्स आएंगे उर्दू एंड अरबी के। तो अगर इसको कंबाइन करके अगर मैं इनकी डिफिकल्टी की बात करूं तो 10 में से मैं इनको 7 रेटिंग दूंगा डिफिकल्टी में, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो फ्रेशर के तौर पे आए और उन्हें उर्दू और अरबी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग उमूर तबिया के बारे में, और ये एक यूनानी सब्जेक्ट है। और अगर इसकी मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूंगा तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा हो सकती है उन लोगों के लिए भी जिनको उर्दू और अरबी आती है और उन लोगों को जिनको नहीं आती है, क्योंकि ये जो एक सब्जेक्ट है वो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है हर एक इंसान के लिए, हर एक उस बच्चे के लिए जो बीएमएस के अंदर ये फ्रेशर के तौर पे एंट्री करता है, क्योंकि ये एक यूनानी सब्जेक्ट है और यूनानी का इसमें पूरा फ्रेमवर्क तुम्हें पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर के अंदर। यानी कि अगर तुम इसको स्टार्टिंग से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझते हो, उसका जो फ्रेमवर्क है वो नहीं समझते हो, तो तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उमूर तबिया एक बेसिक यानी कि एक पिलर की तरह यूनानी के अंदर, क्योंकि अगर तुम उसको समझोगे, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है अगर उसको समझोगे तो तुम्हें आगे दूसरे यूनानी सब्जेक्ट को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। और इसके अंदर के जो टर्म्स आते हैं, जो उमूर तबिया के अंदर जो टर्म्स आते हैं वही टर्म्स तुम्हें पूरे बीएमएस के आखिरी तक आते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो इसलिए जो तुम्हें बेसिक जो फ्रेमवर्क होता है जो उमूर तबिया के अंदर जो यूनानी का जो बेसिक फ्रेमवर्क बताया जाता है उसको तुम्हें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब तक तुम उसको नहीं समझोगे तुम्हारे लिए आगे मुश्किल बढ़ती जाएगी।
तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि तुम्हें यूनानी के टर्म्स है वो तुम्हें समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और बाय हार्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इसका जो इंटरकनेक्टेड जो फ्रेमवर्क है वो तुम्हें पूरा समझना पड़ेगा कि इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यूनानी का, इसके डेफिनेशन क्या है, यूनानी की जो चीज़ें वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से डिवाइड किया गया यूनानी के अंदर मेन चीज़ों को। और अगर मैं फिर इनको बात करूँ इनकी डिफिकल्टी लेवल की तो मैं इनको 8.5 की रेटिंग दूंगा। और मैंने इसको 8.5 इसलिए दिया क्योंकि तुम इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में पढ़ सकते हो। ऐसे में तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर तो नहीं आता, लेकिन उसके बाद जो उसके टर्म्स है या फिर उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो थोड़ी चीज़ डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए मैंने इसको जो रेटिंग दी वो 8.5 की दी आउट ऑफ 10 के अंदर से। बाकी तुम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हें कितना ज़्यादा रेटिंग दे सकते हो। और अब बात कर लेते हैं हम लोग मंतिक और फलसफा के बारे में। और देखो ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है। अब मुश्किल किस कंडीशन में होता है मैं तुम्हें ये बताता हूँ और इजी किस कंडीशन में होता है तो मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर इसमें लैंग्वेज का बैरियर की बात करूँ तो इसमें कोई भी लैंग्वेज की बैरियर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी तुम्हें ऑप्शन मिलता है उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी, तुम दोनों पढ़ सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ के अंदर पढ़ना चाहते हो, किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो। लेकिन अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर की जो टर्म्स होते हैं वो अनफेमिलियर होते हैं, बिल्कुल एकदम नए नए टर्म्स आते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें एकदम अलग ही टर्म देखने के लिए मिल जाएगा, हर तुम्हें चैप्टर के अंदर, हर क्लासिफिकेशन के अंदर भी तुम्हें नए टर्म्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में होता ही है कि जो जितने भी नए टर्म्स आते हैं वो तुम्हें एकदम अनफेमिलियर होते हैं, बिल्कुल अनजान होते हैं। ऐसे कंडीशन में तुम्हें याद करने में, समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है उसके अंदर। और साथ में अगर मैं बात करूँ उसके कॉन्सेप्ट की, तो अगर उसका कॉन्सेप्ट तुम नहीं समझोगे तो तुम उसमें कुछ भी याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है उसके अंदर तुम्हें क्लासिफिकेशन इतने ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि एक क्लासिफिकेशन, फिर उसके अंदर फर्दर और क्लासिफिकेशन, फिर उसके अंदर और फर्दर क्लासिफिकेशन, और ऐसे करके पूरा फ्लो चार्ट बन जाता है। और उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसके अंदर डिफिकल्टी और ईजीनेस छुपी हुई है। सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर तुम उसके ऊपर का जो मेन पॉइंट है, जो सब जिससे क्लासिफिकेशन निकल रही है, अगर तुम उसको समझ जाते हो तो तुम्हारे नीचे के जितने भी क्लासिफिकेशन है उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी। लेकिन अगर तुम ऊपर का जो मेन कॉन्सेप्ट है जिससे क्लासिफिकेशन निकल रही है, अगर तुम उसको ही नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारे लिए बाकी के नीचे के क्लासिफिकेशन समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर तुम उसका मेन हेडिंग समझ जाते हो कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, तो उसके बाद की जितने भी क्लासिफिकेशन तुम सारे आसानी से लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी मेन हेडिंग क्लियर नहीं रहेगी तो तुम चाहे कितना भी रट्टा मार लो, तुम्हें याद होगा ही नहीं और तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट में से एक बन जाता है बीएमएस के फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि मंतिक को जितना समझ के पढ़ोगे और जितना उसको लॉजिकली पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा तुम्हें ईजी लगेगा। इसलिए मंतिक को लॉजिक का सब्जेक्ट कहा जाता है कि उसको जितना लॉजिकली पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो इसको लगभग मैं 10 में से 9 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इजी है उतना ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट में से एक है। क्योंकि अक्सर पेपर के अंदर तुम इसकी क्लासिफिकेशन 101% भूल ही जाते हो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता तो। इसलिए जो इसकी रेटिंग वो 10 में से 9 की मैं देता हूँ। बाकी तुम्हारा इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। और अब बारी आती है एनाटॉमी की, यानी कि तशरीहुल बदन की। देखो इसके अंदर अगर मैं बताऊँ डिफिकल्टी लेवल वो तुम पे डिपेंड करती है कि तुम किसको कितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो और कितना समझ के पढ़ते हो। क्योंकि एनाटॉमी एक मॉडर्न सब्जेक्ट है और मॉडर्न सब्जेक्ट को तुम जितना ज़्यादा समझ के पढ़ोगे और एनाटॉमी को जितना तुम प्रैक्टिकली पढ़ोगे तुम्हारी उतनी ज़्यादा ईजी लगेगा और उतनी ईजी तरीके से तुम्हें याद होगा। तो ऐसे कंडीशन में तुम एनाटॉमी को जितनी बार रिपीट करते हो, जितनी बार उसके प्रैक्टिकल करते हो और जितनी बार उसको फिजिकली देखते हो, जैसे कोई बोन पढ़े तो बोन को फिजिकली देखो, अगर तुम किसी मसल्स के बारे में पढ़े तो उसको फिजिकली वहाँ पे जाके देखो, कैडेवर के ऊपर जाके तुम्हें डायसेक्शन करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तुम जितनी बार रिपीट करोगे एनाटॉमी तुम्हें उतनी ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगी, क्योंकि एनाटॉमी एक मॉडर्न सब्जेक्ट है और मॉडर्न सब्जेक्ट का ऐसा होता है कि तुम उसको जितनी ज़्यादा समझ के पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगी और तुम्हें रट्टा मारने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एनाटॉमी का ऐसा सब्जेक्ट है अगर तुम उसका नहीं समझते हो तो तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा और रट्टा मार के तुम ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते, इसलिए उसको समझ के पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी रेटिंग की तो इसकी रेटिंग के बारे में बताऊंगा। इसको 8.5 से लेकर 9 तक की इसकी मैं रेटिंग दूंगा और इसका बेसिकली रीज़न ये है कि भाई इसके अंदर बहुत ही बड़ा ह्यूज सिलेबस है, इसके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स है और साथ में इसको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो इसके बेसिस पे इसकी रेटिंग आती है 8.5 से लेकर 9 तक की। तो अगर तुम्हें इसको रिवीजन नहीं करते हो, मल्टीपल इसके डायग्राम नहीं समझते हो और साथ में अगर जो पूरे बड़े सिलेबस को तुम लोग ओवरऑल एक बार कवर नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए आगे मुश्किल हो सकती है। पेपर के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन छूट सकता है या फिर तुम्हें मार्क्स कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं,
तो एनाटॉमी भी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट के अंदर आता है और एक बेसिक सब्जेक्ट के अंदर आता है, जिसको जितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे तुम्हें आगे चल के उतनी ज्यादा फायदा होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी सब्जेक्ट यानी कि फिजियोलॉजी के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं मुनाफिल आजा यानी कि फिजियोलॉजी। अब इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है उतनी भी ज्यादा नहीं होती और उतनी कम भी नहीं होती, बल्कि मॉडरेट लेवल की होती है। और मैं इसे क्यों कह रहा हूँ इसका रीजन भी बताता हूँ। देखो, फिजियोलॉजी ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती, क्योंकि अगर फिजियोलॉजी का तुम कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, उसका जो मैकेनिज्म होते हैं, उसके अंदर के जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके मैकेनिज्म अगर तुम समझ लेते हो तो तुम उसको अपने ओन वर्ड के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से मार्क्स ले सकते हो लिख के पेपर के अंदर। लेकिन उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्लू होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये है कि उसका जो तुम्हें हर सिस्टम के अंदर का मैकेनिज्म समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फिजियोलॉजी के अंदर मैकेनिज्म ही पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो, चाहे वो जीआईटी का हो, या फिर तुम्हें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम हो, या फिर कोई भी सिस्टम हो जो बॉडी के अंदर होते हैं, उनके अंदर के तुम्हें उसके मैकेनिज्म ही पढ़ाते हैं कि कौन से हार्मोन किस तरह से काम करते हैं, या फिर कौन से सेल और कौन से बैक्टीरिया किस तरह से काम करते हैं। ये सारे बेसिक चीज़ें होती है, वो तुम्हें पहले ईयर में पढ़ाई जाती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है फिजियोलॉजी के अंदर। तो अगर उसका तुम कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, उसका जो मैकेनिज्म है वो तुम समझ लेते हो, तो तुम बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से लिख सकते हो और तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो इसको डिफिकल्टी लेवल में मैं इसको 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। और मैं इसकी रेटिंग इस बेसिस पे दे रहा हूँ कि इसका जो मैकेनिज्म है वो समझना पड़ेगा और साथ में इसका जो कॉन्सेप्ट है तुम्हें वो समझना पड़ेगा। ये दोनों का अगर तुम समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए फिजियोलॉजी बहुत ईजी हो जाती है। और अगेन इसके अंदर तुम्हें कोई भी लैंग्वेज का बैरियर देखने के लिए नहीं मिलता है। ये एक मॉडर्न सब्जेक्ट है, इसलिए तुम्हें ये इसको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हें ज़्यादा और ज़्यादा समझने में ईजी लगेगा और उतने ही ज़्यादा तुम्हारे पेपर अच्छे जाएंगे, तुम्हें आगे चल के बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा बीएमएस सब्जेक्ट। स्पेशली उमर तबिया को तुम बिल्कुल भी मिस मत करना, जितना हो सके उसको उतना अच्छी तरीके से परफेक्ट करना। और साथ में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट को तुम लोग एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट तुम्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले, तुम्हारे सेकंड ईयर में भी, तुम्हारे थर्ड ईयर में भी। बाकी ये थे पूरे सारे सब्जेक्ट बीएमएस के फर्स्ट ईयर के अंदर जो तुम्हें मैंने बताया, और उनकी डिफिकल्टी लेवल भी बताया कि तुम्हें किस बेसिस पे मैंने उनकी डिफिकल्टी लेवल को रेटिंग दिया है। और अगर तुम बीएमएस का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो अपना जो रिव्यू है मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो अगर तुम लोग बीएमएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो मुझे कमेंट्स में अपना रिव्यू दे सकते हो। और अगर वीडियो पे पहली बार तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मिलते किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।